हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे पिछले वीडियो में अपने 11th क्लास का हिस्ट्री में पहला चैप्टर समय की शुरुआत, इसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपने बताया था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ पाए गए और उन्हीं जगह के नाम पर उन मानव जो जाति है उनकी जो विभिन्न प्रजातियों का नामकरण कैसे किया गया था। इसमें एक मानव प्रजाति थी हेमो सैपियंस। उसमें वो बहुत ही चिंतनशील और बुद्धिमान मानव प्रजातियों में आती है। अब आगे इसकी किस प्रकार से मानव ने अपनी उन्नति की, विकास किया, किन किन चीज़ों का आविष्कार किया, जो आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। अल्टामीरा एक जगह है, अल्टामीरा ये स्पेन में एक गुफा है। कहाँ पे? स्पेन में एक गुफा है। स्पेन में एक गुफा है। इसकी छत पर चित्रकारियों बनी हुई हैं, यानी बहुत से चित्र बने हुए हैं जो इस चीज को प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को बताते हैं कि मानव के द्वारा यानी क्या विकास उनके द्वारा किया गया था। वहीं पुरातत्वविद यानी पुरातात्विक की जानकारी रखने वाला विद्वान, यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा अध्ययन करता है। ये पता लगाता है कि मानव ने उस समय कैसा उसका जीवन रहा होगा, कैसा उसका खान पान रहा होगा, कैसा उसका रहन सहन जीवन शैली रही होगी। वहीं हेमोनिड जो हेमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते थे। हेमोनिड कौन? हेमोनिड ये कौन होते थे? हेमोनिड नामक परिवार के सदस्य होते थे, जिसमें सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल होते थे। यानी ये अलग अलग श्रेणियों में इनको बांटा गया था। जैसे बड़ा मस्तिष्क, वहीं सीधे खड़े होना यानी दो पैरों पर सीधे खड़े होना, चल नहीं सकता था, खड़ा हो सकता था सिर्फ। वहीं दो पैरों से चलना, पैरों से चलना, ये प्राणी इसमें शामिल थे। वहीं आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत भी इनमें बताए गए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से थे? आधुनिक मानव के उद्भव के यानी उसकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत थे। उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों में क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, जिसमें अनेक क्षेत्रों को अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है, यानी क्षेत्रीय निरंतरता मानव सिद्धांत, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों पे मानव की उत्पत्ति का जिक्र इसमें किया गया है। किसमें? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। वहीं दूसरा यानी इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत है, उद्भव के सिद्धांत हैं। ये मानव के उद्भव के सिद्धांत हैं। वहीं दूसरा प्रतिस्थापन का सिद्धांत, दूसरा था प्रतिस्थापन का सिद्धांत।
सिद्धांत, जिसमें मानव का उद्भव और अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में ये फैल गए। इस सिद्धांत के द्वारा क्या बताया गया है कि मानव का जो उद्भव है वो कहाँ पे हुआ? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, और फिर वहां से वो अन्य जगह उनकी प्रजातियां फैल गई। वहीं आदि मानव शुरू द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उनकी जीवन शैली का ज्ञान मिलता है, यानी उनका रहन सहन के बारे में पता चलता है। वहीं केनिया एक देश है जहां पर किलोबा और एलोरजैसाइली जैसे स्थानों की खुदाई, ये जगह के नाम है वहां पे केनिया में। किलोबो, 2 स्थान हैं ये, कौन कौन से? और दूसरा जिसका नाम है एलोरजैसाइली। जैसे स्थानों से खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण तथा हस्त कुठार मिले हैं, यानी हाथ के औजार जो कि, और शल्य उपकरण जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने औजार इनको माना गया है। यानी कितने पुराने थे? 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने औजार। इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग पर भी नियंत्रण कायम हो गया था। मानव के द्वारा ने आग का भी उन्होंने आविष्कार कर लिया था। वहीं इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शब्द अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, और स्त्री व पुरुष पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये क्या थे? यानी दक्षिण अफ्रीका में एक पाए जाने वाली मानव प्रजाति है। ये क्या है? मानव प्रजाति है। जो इसके बारे में बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, यानी ये मानव और वानर जिसे आप कहते हैं, इनके बीच की प्रजाति है ये। वहीं सिले हुए कपड़ों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। इससे ये प्रतीत होता है कि उनको वस्त्रों के भी यानी एक तरह से अनुभव हो गया था, यानी उन्होंने आविष्कार कर लिया था। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर नक्काशी की प्रथा यानी डिजाइन बनाना शुरू हो चुका था, यानी इनने इन चीज़ों की यानी आविष्कार कर लिया था। आज अगर देखते हैं तो ये जो हाथी दांत है कि जितने भी यानी इसके जो वस्तुएं बनती हैं जैसे चूड़ियाँ वगैरह, तो बहुत ही महंगी होती हैं। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, आज अगर देखें समस्त जीवों की बात करें विश्व में, तो मनुष्य एक ऐसा जीवित प्राणी है जिसने विचार अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखने के लिए भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम दूसरे को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अगर उत्तरी भारत की बात करें और दक्षिणी भारत की लोगों की बात करें, उत्तरी भारत के लोग और दक्षिणी भारत के लोग अगर अंग्रेजी भाषा जानते हैं उत्तरी भारत के लोग, दक्षिणी भारत के, तो अंग्रेजी में तो कर सकते हैं। अंग्रेजी क्या है, विश्व में सभी जगह बोली जाती है। लेकिन हिंदी की बात करें और दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु जो अन्य भाषाएं उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो इससे क्या है उनका यानी विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे।
इसके अतिरिक्त उच्चारित भाषा यानी जो उच्चारण के तौर पर वो प्रयोग करते थे, कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता है, कारण दोनों ही संप्रेषण के असक्त माध्यम थे। यानी ये एक संप्रेषण का माध्यम माना जाता था। वहीं आगे मानव ने अपने अंतिम चरण में, यानी अंतिम चरण में जब 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना यानी कृषि का उसे अनुभव हो गया था और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था और उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो पहले उनका यायावार जीवन होता, यायावार जीवन मतलब होता है यानी घुमंतु, यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ डेरा जमाया, कभी वहाँ, तो इनके कुटुंब कबीले होते थे तो एक साथ ये रहते थे। वहीं खेती करना प्रारंभ कर दिया। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ध्यान रहे, मानव में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया उसका कारण था यानी कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, इसके कारण जैसे आज भी अगर देखते हैं तो ज़्यादातर भारत में कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ की अधिकतम जो जनसंख्या है यानी कृषि पर निर्भर है। वहीं वर्तमान युग में भी शिकारी संग्राहक कौन होते थे? यानी झुंड में, यानी शिकार करते थे, अकेले नहीं, झुंड में। शिकारी संग्राहक समाज दुनिया के कई भागों में विद्वान थे, यानी जंगलों में रहते थे, एक साथ रहते थे कुटुंब कबीले में। और वहीं अफ्रीका के कालाहारी जंगल है अफ्रीका में, बहुत ही बड़ा जंगल माना जाता है कालाहारी में रहने वाला कुंगसेन इस समाज का जीवित प्रमाण है। यानी कुंगसेन कौन है? कुंगसेन एक जाति है। कौन सी जाति है? ये शिकारी संग्रहक जाति है, शिकार करने। शिकारी संग्रहक एक जाति है। वहीं संचार में भाषा, आरंभ में होमिनिड भाषा के से हाव भाव, यानी मनुष्य के द्वारा हाव भाव से जो से बात की जाती थी उसे होमिनिड भाषा कहा गया है, जिसमें हाव भाव, जैसे पूछा खाना खाओगे, तो इस तरह से, यानी एक तरह से हाव भाव के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, है भौं चढ़ा लेना गुस्से से, इस तरह से, तो ये हाव भाव होते हैं। मुस्कुराना है, यह हाव भाव है। तो हाथों का हिलाना, गाने का गुनगुनाना जैसे मौखिक संचार का प्रयोग मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। वहीं आरंभ से मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया। पहले क्या है, ज़्यादा जैसे आदि मानव की बात करें तो ये जानवरों की, पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते थे। तो इस आवाज़ के कारण ही वो इनसे एक तरह से जंगलों में रहते थे और वो जंगल के जो जंगली जानवर थे वो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि वो मित्र की तरह रहते थे उनके साथ में। वहीं मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया और धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई। यानी ये ध्वनियाँ किस रूप में? भाषा के रूप में विकसित हो गई।
वहीं औजारों का निर्माण इनके द्वारा किया गया, पत्थरों के से औजार बनाना। प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया। अपनी संगठन शक्ति का उन्होंने परिचय दिया था और उनकी बुद्धि विवेकशीलता को उनका परिचय माना जाता है। हादजा जन समूह एक मानव जाति का एक जन समूह था जो शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह होता था। वही शिकारी संग्राहक समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। यानी व्यापार की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय करना, विनिमय यानी वस्तु के दूसरे को दे देना, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। तो ये एक तरह से व्यापार करना इनका काम था और व्यापार करना इत्यादि ये काम इनने शुरू कर दिया था। विनिमय का मतलब यानी वस्तु के बदले में वस्तु लेना। वहीं हिमयुग का अंत हो गया था, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, उसका अंत हो गया। लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव के अनेक परिवर्तन आए, यानी बहुत सारे परिवर्तन उसमें आए। वहीं वो खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन, वहीं यानी एक तरह से एक स्थायी जगह रहना शुरू कर दिया था, व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो इत्यादि काम उसने शुरू कर दिए थे। यह आपका चैप्टर पूरा हुआ, अगला कल से। थैंक यू।